चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। संसद के विशेष सत्र का कल दूसरा और निर्णायक दिन था। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए 3 अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए। इनमें लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आज शाम 4 बजे इन विधेयकों पर ऐतिहासिक वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपील करते हुए कहा कि विकसित भारत का अर्थ सिर्फ सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में महिलाओं की बराबर भागीदारी है। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से यह मुद्दा बेवजह लटका हुआ था। पीएम ने सभी दलों से एकजुट होकर इस बिल को पास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति नेताओं की नीयत को परखेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का बिल नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं। राहुल ने आरोप लगाया कि ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये बिल ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ बेरहम बर्ताव करता है। राहुल ने मांग की कि पुराना 2023 वाला बिल ही लागू किया जाए, हम उसका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पकड़े गए जादूगर बता दिया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है। राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की गई। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल के विवादित शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कतई स्वीकार्य नहीं है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण का खुद विरोध किया था। उन्होंने राहुल से पूछा कि वे संसदीय मर्यादा से क्यों भाग रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान वास्तव में देश का अपमान है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि 543 मौजूदा सीटों पर सीधे 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ये मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन की शर्त अनावश्यक और राजनीति से प्रेरित है। गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि पूरी प्लानिंग पहले से बना रखी है। प्रियंका ने कहा कि सरकार महिलाओं को नारा बना रही है, हक नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही और आरोप लगाया कि धोखे से ये बिल लाया जा रहा है। अखिलेश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सास बहू वाली तो हार गई, पार्टी को ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। इस बयान पर सत्ता पक्ष में तीखी प्रतिक्रिया आई। स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि जिनको राजनीति विरासत में मिली वे उनको भी याद करते हैं जो अपने दम पर आसमान में सुराख करते हैं। स्मृति ने कहा कि काम करने वाली औरत पर टिप्पणी वो करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई नौकरी नहीं की। उन्होंने कहा कि सीरियल से ध्यान हटाकर संसद पर लगाएं। अमित शाह ने सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनता को गलत नैरेटिव से गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन से दक्षिण राज्यों की ताकत नहीं कम होगी। अखिलेश के सवाल पर शाह ने कहा कि जनगणना जारी है और जातीय जनगणना की मांग का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर आशंका का जवाब तथ्यों के साथ देगी। इस बीच एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून 2023 में संसद में पारित हुआ था, लेकिन परिसीमन की शर्त की वजह से अब तक लागू नहीं हो सका था। अधिसूचना जारी होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत आधी आबादी को नेतृत्व में उचित स्थान देने की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं राज्यसभा में वरिष्ठ सांसद हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध उपसभापति चुना गया। विपक्ष ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन एनडीए का प्रस्ताव पास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके अनुभव की सराहना की। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। ये लोकतांत्रिक परंपरा की एक खूबसूरत मिसाल रही। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया। इसके साथ ही लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर है। ये मामला कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है। अगर दोहरी नागरिकता साबित हुई तो राहुल की सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी के खिलाफ एक और कानूनी मामले में सुनवाई टल गई। अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस की यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस मामले में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज कराया था। राहुल गांधी एक साथ कई मोर्चों पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने सभी मामलों को राजनीतिक साजिश बताया है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अब चरम पर पहुंच गई है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। इस बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहे सूद समेत हिसाब होगा। अभिषेक ने दावा किया कि ममता बनर्जी चौथी बार मजबूत जनादेश से सत्ता में वापसी करेंगी। बंगाल की ये लड़ाई पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में जनता को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना भाजपा का मिशन है। शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर हिंसा करने वालों को जेल होगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार से सवाल पूछा। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान संशोधन और परिसीमन साथ पढ़े तो साफ है कि सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएंगी। उन्होंने मांग की कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा हो। ओवैसी ने कहा कि बिना उपजाति कोटे के यह आरक्षण अधूरा है। उन्होंने सरकार पर मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व घटाने का आरोप लगाया। कोयला खदान नीलामी का 15वां दौर आज मुंबई में शुरू हुआ। सरकार की आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत यह बड़ा कदम उठाया गया। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें आत्मनिर्भर तरीके से पूरी होंगी। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। सरकार का लक्ष्य आयातित कोयले पर निर्भरता घटाना है। ये कदम रोजगार और निवेश दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। खेल मंत्रालय ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में एक अनूठी पहल की। आज और कल 7 प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन हो रहा है। पटना और जयपुर में आज ये दौड़ हुई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर और कटक में कल ये आयोजन होगा। सरकार ने इसे नारी सशक्तिकरण का व्यावहारिक संदेश बताया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की थीम पर ये रन आयोजित की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के कथित पासपोर्ट विवाद से जुड़ा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर शुरू हुआ है। भारत ने इस कदम का स्वागत किया और शांति की उम्मीद जताई। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर भी नजरें टिकी हैं। अमेरिका हॉर्मुज जलअड़मरू मध्य में नौसैनिक गश्त शुरू कर ईरान को दबाव में ला रहा है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी हॉर्मुज की स्थिति पर चर्चा की। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस तनाव से सीधे प्रभावित हो सकती है।